हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये हाई कोर्ट के हिंदी सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हिंदी सीरीज में मैंने जो टारगेट किया है कि 10 साल के आपके जितने भी हिंदी में अब तक के जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पहली और दूसरी सीरीज है ये हमारी क्लास में पड़ी हुई है, ये हमारे चैनल पर, जिन्होंने आज नया चैनल ये देख रहे हैं तो उनको ये 2 सीरीज जो है वहाँ पे 2 सीरीज के क्वेश्चंस 25-25 क्वेश्चंस उसमें करवाए गए हैं, तो वो मिल जाएंगे। ये तीसरी सीरीज है जो आपको आज ही करवाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ये सीरीज शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का जैसा मकसद है मेरा, मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको कि सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हाईकोर्ट का स्वभाव कैसा है, हिंदी किस तरह की वो पुट करता है और कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं कि धर्मवीर भारती नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस या अंधायुग। तो उत्तर बात करें तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर है अंधायुग। धर्मवीर भारती का जो ये प्रसिद्ध नाटक है अंधायुग, ठीक है। इसमें महाभारत का जो है बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया है, वर्तमान युवा की कुंठा और संघर्ष उभर कर जो है इसमें सामने आए हैं। जो महाभारत का चित्रण किया गया है उसमें ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। अच्छा, धर्मवीर भारती के अन्य नाटकों की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से और इनके अन्य नाटक हैं, जैसे कि बात करें गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती के अन्य नाटकों की बात कर रहे हैं हम। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, रुकिए थोड़ा सा ये मैं डार्क करके दिखाती हूँ। इसके अलावा अन्य कृति की बात की जाए तो ढेले पर हिमालय, ढेले पर हिमालय, ठीक है। ये धर्मवीर भारती की जो है अन्य कृतियां हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो ये किसका नाटक है, तो स्कंदगुप्त की बात की जाए ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। जयशंकर जी प्रसाद जी का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है, स्कंदगुप्त। आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस, ये किसके हैं, ये है मोहन राकेश, ये है मोहन राकेश जी द्वारा प्रसिद्ध इनका जो है प्रसिद्ध नाटक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मुहावरा है, ठीक है। दिन में यह सोफा बन जाता है और रात को यह पलंग, तो ये किसके अंतर्गत आपको पता चल रहा है कि ये कार्य होता हुआ दिख रहा है, कि मतलब ये किस मुहावरे का अर्थ हो सकता है। जहां चाह वहां रहा नहीं, आम की आम गुठलियों के दाम नहीं, एक पंथ दो काज, यह चित्त मेरी पट भी मेरी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पंथ दो काज। यहाँ 2 काम होते हुए दिख रहे हैं कि दिन में सोफा बन जाता है और रात में पलंग, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत कहाँ से कहाँ आ गया, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। इसमें कौन सी क्रिया आएगी, उन्मुक्त आएगी, सकर्मक आएगी, द्विकर्मक आएगी या संयुक्त क्रिया होगी। तो यहाँ 2 क्रिया होते हुए आपको दिख रहे हो कि भारत कहाँ से कहाँ आ और गया, ठीक है। आ भी गया और गया भी, ठीक है। तो ये 2 क्रिया होते हुए यहाँ पे प्रतीत हो रही है, तो कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हमारा उत्तर हो जाएगा। अच्छा, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनती है तो वहां कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि चिड़िया उड़ा करती है, ठीक है, उड़ा करती है, उड़ती है, ठीक है, वो एक क्रिया हो गई। उड़ा करती है, ये 2 क्रिया हो गई, उड़ भी रही है और कर भी रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त जो है ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक नहीं माने जाते हैं। तो 4 स्तंभों में और कौन कौन होते हैं, 3 तो आपके सामने है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 स्तंभ हैं, ठीक है, जो छायावाद से संबंधित है। छायावाद कब से कब तक था, तो छायावाद जो है 1918 से ईस्वी से लेकर 1936, ठीक है, युगांतर तक के बीच में छायावाद चला और इसी में ही ये कविताएं जो थी इनसे जो संबंधित थी वो लिखी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है, आरेखों से स्पष्टीकरण, बाएं से दाएं लिखना, शिलालेख लगाना या फिर कारक चिन्हों का प्रयोग करना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरेखों का स्पष्टीकरण इसमें नहीं होता है, बाएं से दाएं लिखी जाती है देवनागरी लिपि, इसमें शिलालेख भी लगाया जाता है, ठीक है, और कारक चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है।
और सबसे बड़ी विशेषता देवनागरी लिपि की ये है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। आज गांव की प्रमुख समस्या लोगों का घर छोड़कर चले जाना है। जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, आपको ये बताना है कि इससे आपको एक शब्द में अगर बोला जाए तो ये क्या होगा, बहिष्कार होगा, निष्कासन होगा, निर्वासन होगा या फिर पलायन होगा। तो ये एक तरह इस तरह से आप जान सकते हैं कि यदि गांव में किसी तरह की कोई महामारी फैल जाए, ठीक है, अगर कोई किसी तरह की महामारी फैल जाए तो क्या होता है, वहां के लोग जो होते हैं वो अन्य गांव में क्या करने लगते हैं, अन्य गांव में पलायन करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना, नहीं आज समय नहीं है। आज हमारे घर कब, आप हमारे घर कब आओगे, मैं कल जाऊंगा, आज नहीं आ सकते क्या। तो इसको देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में, आप हमारे घर कब आओगे नहीं होता है, आप हमारे घर कब आएंगे। ठीक है, ये हमें अब हमारी जो बोलचाल ऐसी हो गई है कि हमें ये आपको जो ये सेंटेंस है वो सही लगेगा, लेकिन हमें हिंदी के हिसाब से चलना है, शुद्धिकरण के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सही बोलिए, क्योंकि अगर आप सही बोलेंगे तभी आप जो है शुद्ध अशुद्ध को सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये किसकी कृति है, ये नागार्जुन की, नरेंद्र शर्मा की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नागार्जुन द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, और इस कृति का नाम क्या है, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद, ये नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई कृति अकाल और उसके बाद की कुछ पंक्तियां हैं। आगे बात करें कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है, कर्मभूमि, गोदान, गबन या रंगभूमि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि के जो प्रमुख पात्र है वो सूरदास है। ठीक है, वह दीपशिखा से शांत भाव में लीन, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जहां क्या होता है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार यहाँ दीप शिखा की तुलना शांत भाव से की जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक वस्तु की तुलना किसी विद्यमान वस्तु से की जाती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्धृत है, शीर्ण स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं, गाय की लालसा मन में ही रह गई, गोदान, तमस, स्कंदगुप्त या लहरों के राजहंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित गोदान। ठीक है, ये इनकी सबसे प्रमुख कृतियों में से एक है गोदान, जो कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी ही होगी। ठीक है, या नहीं पढ़ी होगी तो सुनी जरूर होगी। तो जो प्रेमचंद जी की कृति है गोदान, ठीक है, ये उसके आखिरी शब्दों में से ये यहाँ पे ये शब्द लिए गए हैं। निरभिमानी शब्द में मूल शब्द आपको बताना है कि इसमें कौन सा मूल शब्द है। तो निरभिमानी में मूल शब्द है मान। ठीक है, मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो निरभिमानी में कौन सा अन्य शब्द है, मान है। मान से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, मान से बन सकता है विद्यमान। ठीक है, विद्यमान, इसके अलावा और क्या बन जाएगा, अभिमान। ये क्या है, ये मान से बने हुए शब्द हैं। वह जहां अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां क्या होता है, मूर्त वर्णन, बिंब विधान, प्रतीक योजना या मानवीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवीकरण। ठीक है, यह मानवीय की बात हो रही है कि जहां अचेतन प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहां पे क्या होगा, वहां मानवीकरण होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जहां किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है, निर्जीव को सजीव में वर्णित करे वहां क्या होगा, वहां मानवीय अलंकार होगा। जैसे कि प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही है। ठीक है, प्रकृति मुस्कुराती
खड़ी कह रही है सबक सीख लो तू मनुजता का अब भी। ठीक है, ये एक उदाहरण है। यहां आप ये देख पा रहे हैं कि प्रकृति जो है इसको मानवीय रूप देने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि प्रकृति जो है वो मुस्कुराकर खड़ी होकर कह रही है कि तू अब मनुष्यता का जो है सबक सीख लो। ठीक है, तो प्रकृति क्या मानवीय रूप है? नहीं है, लेकिन इसको यहाँ मानवीय रूप में दर्शाया गया है। तो क्या उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? आपको ये बताना। ना कोई आया ना कोई गया, वह जैसे आया था वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि संयुक्त वाक्य की जो एक विशेषता होती है वो क्या होती है कि जहां पर दो वाक्य जो है वो किस तरह के योजकों से जुड़े होंगे, और, एवं, तथा, या। ठीक है, एवं है ये, तथा, या, अथवा, या फिर इसलिए, इसके अलावा, फिर भी, या नहीं तो। ठीक है, अगर इस तरह के योजक जो हैं, इस तरह के योजकों का जब प्रयोग होता है तब क्या होता है? तब वहां पे क्या होता है? वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। तो यहां पर और से दो वाक्यों को जोड़ा गया, वह आया और गया। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या फिर मैथिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है कि मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना है, या मैंने स्नान नहीं किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अशुद्ध है। मैंने नहाना है ये अशुद्ध होगा, बाकी सब शुद्ध है। मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया, या मैंने स्नान नहीं किया। ठीक है, ये आपके सब शुद्ध हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपुराण, हे चिरनबीन। महात्मा गांधी के विषय में किस कवि ने यह विचार व्यक्त किया है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो है महात्मा गांधी जी को यह समर्पित था। तुम्हें नमन, तुम्हें नमन, ठीक है, नामक शीर्षक की जो कविता है ये वहां से ये लिया गया। कालिंदिनी, ठीक है, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यमुना का पर्यायवाची इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी। ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छा, यामिनी की बात की जाए तो यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची होगा। यमुना के अगर अन्य पर्यायवाचियों की बात की जाए तो और कौन कौन से होंगे? सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, ठीक है, इसके अलावा तरणी, इसके अलावा तनुजा। ये क्या है? ये यमुना के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? हमको बताना है कि इंद्र का कौन सा पर्यायवाची का मध्वा, अरविंद, मनोज या फिर निलय? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इंद्र का पर्यायवाची होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। निलय जो है ये किसका होता है? ये घर का पर्यायवाची होता है। अरविंद किसका पर्यायवाची होगा? अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची होगा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची। इसके अलावा नलिन होता है। ठीक है, अरविंद होगा, पंकज होगा। ये क्या है? ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, शार्दूल, केसरी, व्याघ्र या वनिता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारा उत्तर हो जाएगा। वनिता जो है ये स्त्री का पर्यायवाची होता है, जबकि शार्दूल, केसरी, व्याघ्र जो है ये सिंह के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, नवेश, मूक, वांचाल, ठीक है, भूत, भविष्य, पुरस्कार और तिरस्कार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रवेश का जो विलोम है वो नवेश नहीं होता, जबकि निकाश होता है। ठीक है, निकाश होता है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। उन्मूलन का विलोम है अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण या संश्लेषण। तो उन्मूलन का जो विलोम क्या होता है? रोपण होता है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, जबकि विश्लेषण जो है, विश्लेषण संश्लेषण का विलोम होगा। ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण का विलोम होगा। सृष्टि का विलोम बताना है। प्रलय, संहार, निंद्य, ठीक है, और ध्रुववृत्य या कृत्रिम या विकृत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रलय और संहार। प्रलय और संहार जो है ये सृष्टि का विलोम हो जाएगा। निंद्य जो है इसका विलोम क्या हो जाता है? बंध्य। निध्य का विलोम बंध्य हो जाता है। ठीक है, अगर और दुर्वृत्त की बात की जाए, दुर्वृत्त का विलोम हो जाएगा सद्वृत्त। सद्वृत्त, सद्वृत्त क्या हो जाएगा? ये दुर्वृत्त का विलोम हो जाएगा, जबकि कृत्रिम विकृत होगा। ठीक है, कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम जो है विकृत होगा। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट किए गए थे। इसमें आपके रचनाओं के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं एग्जाम में कभी कभी क्यूज सेट बनता है जहाँ पे रचनाकार के क्वेश्चंस ज़्यादा कवर किए गए थे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए भी करवा रही हूँ कि ताकि आपको मदद मिल सके कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब मिलते हैं हम अपनी हिंदी की अगली सीरीज़ में। आपको सीरीज़ नंबर 4 जल्दी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। जो जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कहीं क्वेश्चन ज़्यादा कहीं कम, मतलब किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, किसी टॉपिक से कम मिलेंगे। तो इसकी आप चिंता मत करिए, आप सारी सीरीज़ कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही मैंने कवर किए थे। तो इसमें मैंने कोशिश ये की गई है कि आपको एक एक पार्ट का पूरा पूरा करवा दिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा कहीं से ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जल्दी मिलते हैं अगली सीरीज़ में।